ऑलराइट, प्लूमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा है क्या? प्लूमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा एक सर्कमस्क्राइब एस्ट्रोसिटिक ग्लायोमा है, जिसमें आपको लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स, स्पिंडल शेप सेल्स और ज़ैंथोमेटस सेल्स, यानी वो सेल्स जिनके अंदर फोमी साइटोप्लाज्म है, और इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडीज़ भी नज़र आती हैं, और रिच रेटिकुलन नेटवर्क होता है। इससे मुराद ये है कि इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल जो मॉर्फोलॉजी के सेल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, स्पिंडल शेप सेल्स, ज़ैंथोमेटस सेल्स और इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडीज नज़र आती हैं। और रेटिकुलर स्टेन वर्क इसका इस तरीके से है कि अगर इसको रेटिकुलर स्टेन लगाया जाए तो इंडिविजुअल सेल के इर्द गिर्द रेटिकुलर स्टेन पॉजिटिव आएगा। इस ट्यूमर के अंदर बेसिकली तौर पे बी रैफ V600E जीन की म्यूटेशन या मैप के पाथवे जीन की ऑल्ट्रेशन होती है, और उसके साथ साथ CDKN2A और स्लैश बी जीन की डिलीशन यानी होमोजाइगस डिलीशन नज़र आती है। ये जो BRAF V600E म्यूटेशन है, ये इसका और साथ इसके साथ CDKN2A स्लैश बी डिलीशन है होमोजाइगस। ये दोनों चीज़ें एक फेवरेबल पॉइंट हैं कि ये बताती है कि ये इसको प्लूम डायग्नोसिस जो है वो प्लूमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा है। ग्रेड के अतबार से प्लूमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 2 और ग्रेड 3 है। इट इज़ द सर्कमस्क्राइब्ड एस्ट्रोसाइटोमा, और इसकी जो लोकेशन है, मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी जो है वो लेप्टोमेनिंजेस यानी को इन्वॉल्व कर सकता है, और टेम्पोरल लोब के अंदर। और इसलिए जो प्लूमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा है, इसकी सुपरफिशियल लोकेशन है। इसकी क्लासिकल हिस्टोलॉजी हमने देख ली है। अब एज के अतबार से मीन जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये डायग्नोसिस हो सकता है, और एज ज़्यादातर 26 टू 0.3 यानी 26 ईयर्स ऑफ एज है। ये बेसिकली तौर पे चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है। इसके अलावा ओल्ड पेशेंट्स में भी अफेक्टेड हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स हैं। ज़्यादातर ट्यूमर्स की लोकेशन कहाँ होती है? दैट इज़ लोकेटेड सुप्राटेंटोरली, यानी सेरिबैलम से ऊपर ये ट्यूमर होता है, और मोस्ट लाइकली ये टेम्पोरल लोब्स ऑफ द सेरिब्रम के एरिया में इन्वॉल्व करता है। और क्योंकि इसकी सुपरफिशियल लोकेशन होती है, इसलिए ये लेप्टोमेनिंजेस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। क्या इसके अलावा इसकी कोई रेयर केस रिपोर्ट्स भी हुई हैं? जी हाँ, इनके अंदर ये सेरिबैलम के अंदर भी रिपोर्ट हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिपोर्ट हुआ है, पिट्यूटरी स्टॉक के अंदर रिपोर्ट हुआ है, पाइनियल ग्लैंड के अंदर रिपोर्ट हुआ है, रेटिना के अंदर रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा इंट्रावेंट्रिकुलर लोकेशन के अंदर रिपोर्ट हुआ है। पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इसमें एस्ट्रोसाइट्स जो सब पायल यानी मेनिंजियल लेयर की जो पायल लेयर है, इसके नीचे जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, इससे शायद ये ओरिजिनेट हुआ है, और इसके अंदर बी रैफ म्यूटेशन और मैप के जो पाथवे है वो अल्टर्ड होता है। इसके अलावा CDKN2A और 2B जीन की म्यूटेशन होमोजाइगस यानी ये दोनों क्रोमोसोम पर इसकी जीन की डिलीशन होती है। इस प्लीमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा में टर्ट प्रोमोटर म्यूटेशन जो है अगर हो जाए, तो इस प्लीमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा का सर्वाइवल बड़ा शॉर्ट सर्वाइवल होगा। इसलिए ये इसका प्रोग्नोस्टिकली भी पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। बाज़ औक़ात और इसके अलावा जो रेयर जीन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो SMARCB1 जीन है, B-कोर जीन्स हैं, नॉच जीन्स हैं, और फैंस जीन्स हैं यानी FANC1 जीन्स, और ATN और ATRX PTEN जीन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो उसमें जो याद करने वाली वो BRAF जीन है या मैप के जीन है। अच्छा, कोई ख़ास स्पेसिफिक एटियोलॉजी नहीं है। कुछ रेयर केसेस में इसकी एसोसिएशन जो है वो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस या डी जॉर्ज सिंड्रोम, स्टर्ग वेबर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन देखी गई है, या फेमिलियल मेलानोमा एस्ट्रोसाइटोमा सिंड्रोम के साथ। तो बड़ी रेयर एसोसिएशन है इसकी सिंड्रोम्स के साथ। पेशेंट आम तौर पे एपिलेप्टिक सीजर्स के साथ प्रेजेंट करता है, या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से हेडेक, नौजिया, वॉमिटिंग, डिजीज वगैरह हो सकती है। MRI वगैरह इसको कराते हैं, और डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम सर्जिकल बायोप्सी देखते हैं। ठीक है।
अगर ट्यूमर वाइडली इन्फिल्ट्रेटिव हो तो आप सिर्फ सर्जिकल बायोप्सी से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जितना ट्यूमर डीपली इन्फिल्ट्रेटिव होगा तो टोटल रिजेक्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एमआरआई या सीटी स्कैन कराया, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या हैं? वो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स बताते हैं कि कितना चांस है इस पेशेंट के ट्रीट होने का अगले 5 साल में, पेशेंट कितना सर्वाइव कर सकता है। तो पे प्यूमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा जो है, ये फ्रीक्वेंटली इसमें रिकरेंस है और इसका बहुत कम सर्वाइवल है एज़ कम्पेयर टू अदर लो ग्रेड ग्लायोमास इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। इसकी जो मेलिग्नेंट प्रोग्रेशन है, ये वो ज़्यादा कॉमन है इन प्यूमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा एज़ कम्पेयर टू अदर लो ग्रेड ग्लायोमा जिनके अंदर रैस या मैप के जीन की म्यूटेशन होती है। एक्सटेंट ऑफ सर्जिकल एक्सcision जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है जिससे आप एसोसिएट कर सकते हैं रिकरेंस को। यानी अगर पूरा का पूरा ट्यूमर एक्साइज नहीं हुआ तो उसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो CDKN2A या 2B जीन है, या जो BRAF V600 जीन की म्यूटेशन है, इसका ट्यूमर के प्रोग्नोसिस या ग्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता टर्ट म्यूटेशन, जो कि आम तौर पे जहाँ पे भी टर्ट की म्यूटेशन होती है वो ट्यूमर एग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी एग्रेसिवनेस टर्ट के साथ एसोसिएटेड है। ट्रीटमेंट क्या है कि जो ग्रेड 2 प्लियोमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमास हैं, इनकी कंप्लीट सर्जिकल एक्सcision इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, और उसके बाद फिर हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी करते हैं। जो ग्रेड 3 प्लियोमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमास हैं, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो थेरेपी भी ऑफर की जाती है। ठीक है? इसके अलावा जो रेजिडुअल या रिकरेंट डिजीज़ हैं, उनमें फिर रेडियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ये BRAF V600E जीन की म्यूटेशन के साथ होती है, इसलिए इस ट्यूमर के अंदर BRAF इन्हिबिटर्स दिए जाएँ अलोंग विद द ग्राफिक, तो या MEK इन्हिबिशन ट्रीटमेंट्स दी जाएँ तो इसमें आपके पेशेंट के अंदर रिस्पॉन्स आ सकता है। अगर एफएनई फ्रोजन सेक्शन देखा जाए तो फ्रोजन सेक्शन में आपको स्पिंडल शेप सेल्स, टूप्लियोमॉर्फिक शेप सेल नज़र आएंगे जिनके लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, और आपको फिब्री बैकग्राउंड भी नज़र आएगा और वेसल्स भी नज़र आएंगी। इसके अलावा आपको मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल नज़र आ सकते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे जो कि शायद जेंथोमेटस सेल से रिजेंबल कर रहे हैं वो भी नज़र आ सकते हैं। और इसके अलावा इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स जैसे कि एरोहेड में नज़र आ रही है, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स भी आप देख सकते हैं एफएनएस इसके अंदर, फ्रोजन सेक्शन के अंदर। तो ये जो फीचर्स हैं, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स का होना, प्लियोमॉर्फिक स्पिंडल शेप सेल्स का होना, या मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल्स का होना, ये प्लियोमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा को फेवर करता है। तो ये मैलिग्नेंट न्यूप्लाज़्म की तरफ जाएगा, पॉजिटिव फॉर मैलिग्नेंट न्यूप्लाज़्म के लिए। ज़्यादातर ट्यूमर का पैटर्न क्या होता है? ये ट्यूमर पैटर्न के एतबार से सॉलिड है, नॉन इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ के साथ पैटर्न होता है, लेकिन अलबत्ता माइक्रोस्कोपिकली आपको इन्फिल्ट्रेशन पेरिफेरी में नज़र आती है, और इसमें क्योंकि प्लियोमॉर्फिक है तो वेरिएबल मॉर्फोलॉजी के सेल्स आपको नज़र आते हैं, यानी स्पिंडल शेप सेल भी नज़र आते हैं, एपिथेलॉइड लेकिन सेल भी नज़र आते हैं, प्लियोमॉर्फिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल भी नज़र आते हैं। इसके अलावा इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी आपको नज़र आएगा, और पेरीवास्कुलर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ईओसिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडीज़ भी इसमें नज़र आती हैं। और अगर ग्रेड किया जाए तो ग्रेड 2 वाला जो ट्यूमर है उसमें लेस देन 5 माइटोसिस नज़र आएगी पर 10 हाई पावर फीट, और जितना नेक्रोसिस ज़्यादा कॉमन होगा उतना हाई ग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। माइक्रोवैस्कुलर प्रोलिफेशन आमतौर पे हाई ग्रेड ट्यूमर्स के अंदर होती है, इसके अंदर अनकॉमन है। ग्रेड 3 जो प्लीमॉर्फिक ज़ैंथोएस्ट्रोसाइटोमा है, इसके अंदर प्लीमॉर्फिज्म ज़्यादा नहीं होती और ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न होता है, और काई 67 को लेबल किया जाए तो वो आपको 15% नज़र आएगा, जबकि ग्रेड 2 के अंदर आप देखें तो काई 67 की प्रोलिफेशन लेस देन 1 है। तो काई 67 एक बहुत बड़ा टूल है इसको डायग्नोज करने के लिए। कॉमन साइटोलॉजिकल पैटर्न जो हाई ग्रेड एनाप्लास्टिक फीचर्स को डिटरमाइन करते हैं वो उसकी मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशन है, स्मॉल सेल्स हैं, फिब्री मॉर्फोलॉजी है, या एपिथेलॉइड या रेप्टॉइड मॉर्फोलॉजी है।
अगर इसकी फिगर्स को देखा जाए तो इस फिगर के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म भी नज़र आ रही है और इसके अंदर आपको जॉइंट सेल्स भी नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर फेबुलरी बैकग्राउंड भी है। और ये जो सेल्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, दीज सेल्स आर बेसिकली हैविंग वेसिकुलर न्यूक्लियस। और ये जो वेसिकुलर न्यूक्लियस वाले सेल हैं ये एपिथेलॉइड लुकिंग सेल्स हैं। इस पिक्चर को देखकर अगर जॉइंट सेल ना हो तो मैं एपिथेलॉइड ग्लायोब्लास्टोमा सोच सकता हूँ, अगर वो हाई ग्रेड मॉर्फोलॉजी के साथ प्रेजेंट करे प्लीमॉर्फिक जेंथोएस्ट्रोसाइटोमा। तो प्लीमॉर्फिक जेंथोएस्ट्रोसाइटोमा का एक डिफरेंशियल एपिथेलाइड ग्लायोब्लास्टोमा भी है। इसमें ये इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडी नज़र आ रही हैं। ये राउंडेड इओसिनोफिलिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको एरो हेड मार्क करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसमें जॉइंट सेल नज़र आ रहे हैं और ये सामने बबली साइटोप्लाज्म के साथ सेल नज़र आ रहे हैं, फोमी साइटोप्लाज्म के साथ। इसको आप ज़ैंथोमेटस सेल्स कहते हैं और यहाँ पे ज़ैंथोमेटस सेल्स जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्लीमॉर्फिक ज़ैंथोएस्टोसाइटोमा ही है। मार्कर्स के एतबार से जी फैब मार्कर पॉजिटिव होता है, ओलीक 2 मार्कर पॉजिटिव है, S100 मार्कर पॉजिटिव है और CD34 मार्कर्स में पॉजिटिव है। रेटिकुलर स्टेन मैंने बताया था कि अगर लगाया जाए तो इंडिविजुअल ट्यूमर सेल्स के इर्द गिर्द आपको रेटिकुलर स्टेन पॉजिटिव नजर आएगा और पीए स्टेन भी बहुत ज़्यादा ईओसिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडीज़ को हाईलाइट करता है। इसके अलावा साइनेप्टोफाइसिन न्यूरोफिलामेंट और क्लास 3 बीटा ट्यूबुलिन या मैप 2 ये भी बाज़-औक़ात आपको एक्सप्रेशन ऑफ न्यूरोनल मार्कर्स हैं। इसका मतलब है कि प्लीमॉर्फिज़म एंटोसाइटोमा के अंदर एज़ द नेम इंडिकेट्स प्लीमॉर्फिज़म तो इसके अंदर वो हो सकता है। बीरैफ V600E की जो एंटीबॉडी है ये भी 60 टू 80% ऑफ केसेस के अंदर आपको पॉजिटिव नज़र आती है और फोकल केसेस के अंदर आपको स्मार्क B1 यानी INI1 का लॉस नज़र आता है, जिसकी वजह से इसकी रिजेम्बलेंस नज़र आ सकती है कि शायद ये एटिपिकल टेराटॉइड या रेप्टॉइड ट्यूमर ना हो, क्योंकि रेप्टॉइड मॉर्फोलॉजी भी आ रही हो और स्मार्क B1 लॉस भी नज़र आ रहा हो तो एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल ब्रेन के अंदर रेप्टॉइड ट्यूमर ज़रूर होगा, लेकिन उसको फिर हम फर्दर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो दैट इज़ ऑल। इसके पार्ट 2 में इसकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और डिफरेंशियल्स हैं। थैंक यू।